टाइमिंग क्या है आईयूडी इंसर्शन की सबसे अच्छी टाइमिंग या बेस्ट टाइमिंग क्या होती है? तो जो बेस्ट टाइमिंग है, देखिए ये जो पहला ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 days आफ्टर बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये जो लाइन है, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन। क्यों? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 days ऑफ बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसको सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इसकी वजह है, देखिए जब मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस वक्त जो है सर्वाइकल कैनाल जो है बहुत ज्यादा डायलेट होती है ना, तो बहुत इजीली जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है डिवाइस को ना। तो इसलिए इसको माना जाता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैनाल डायमीटर इस वक्त सबसे ज्यादा होगा, सर्वाइकल कैनाल का डायमीटर जो है वो सबसे ज्यादा होगा, तो इजिली जो है फिट हो जाएगी। और प्रेगनेंसी का भी इस वक्त सबसे कम रिस्क रहेगा, और एक्सपल्जन रेट बहुत कम होता है अगर इस टाइम पे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 days ऑफ द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, इस टाइम पे अगर आईयूडी को इंसर्ट किया जाता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर आईयूडी इंसर्शन। इसके अलावा और भी टाइम है, लाइक इमीडिएट पोस्ट पार्टम इंसर्शन। अब ये थोड़ा सा रिस्की है। इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड में अगर आईयूडी को इंसर्ट किया जाता है, करते हैं, बट ये क्या है, थोड़ा सा रिस्क से भरा है। रिस्क क्यों है इसमें? अच्छा, चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस में कोई चेंजेस आता है सून आफ्टर सर चाइल्ड बर्थ? इन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन होता है ये चीज़ में। इन्वोल्यूशन तो अभी वो है ना, बात की चीजें धीरे धीरे होगा। सून आफ्टर यूटेराइन चाइल्ड बर्थ, परफोरेशन हाँ क्योंकि उस परफोरेशन हो वक्त, सकता है। हाँ, यूट्रस सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड होता है ना भाई, वो अपने साइज का न जाने मोर देन 5-10 टाइम्स जो है वो स्ट्रेच्ड रहता है। उसकी जो वाल होती है उस वक्त सबसे थिन होती है, वाल जो होती है उसकी सबसे थिन होती है। और ये जो कॉपर के इम्प्लांट्स अगर लगाए जाएंगे तो मे भी जो है परफोरेशन हो जाए, तो इस वक्त जो है परफोरेशन का चांसेस बहुत ज्यादा होता है इमीडिएट पोस्टमार्टम इंसर्शन में ना। हाई चांसेस ऑफ परफोरेशन यूजुअली कब एडमिनिस्टर करते हैं? ड्यूरिंग फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, बिफोर ए वुमन लीव्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल छोड़ने से पहले ही उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है इमीडिएट पोस्टमार्टम इंसर्शन का, इट हैज हाईएस्ट चांस ऑफ परफोरेशन, है ना, एंड हाईएस्ट चांस ऑफ एक्सपल्जन, दोनों चीजें हैं इसमें इमीडिएट पोस्टमार्टम इंसर्शन में। अब इसके बाद परपेरियम के बाद भी है पोस्ट परपेरियल इंसर्शन। नॉर्मल परपेरियम कितने दिन तक होता है? 40 to 45। हाँ, अप टू 6 वीक का, ये 42 to 45 डेज या अप टू 6 वीक, ये नॉर्मल परपेरियल पीरियड माना जाता है। तो पोस्ट परपेरियल इंसर्शन यानी परपेरियम के बाद ना, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, जमाने नफास। ठीक, इसके बाद इंसर्ट किया जाता है अब 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ना। अब इसमें यह है कि इसको कंबाइन करके किस तरीके से देखा जाता है, फॉलो अप पे रखना है अगर आपको, तो क्योंकि आफ्टर बर्थ परपेरियम के बाद मदर एंड चाइल्ड की विजिट होती रहती है ना, फ्रिक्वेंटली विजिट होती है, तो उसी में इसको भी एज ए फॉलो अप चेक किया जा सकता है, कैन बी कंबाइंड विद फॉलो अप विजिट ऑफ मदर एंड चाइल्ड ना। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन किसी को हो रहा है, किसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन है, तो उसके लिए पोस्ट परपेरल इंसर्शन जो है ये रिकमेंडेड नहीं है। टर्म डिलीवरी है उसके बाद ही पोस्ट परपेरल इंसर्शन जो है ये रिकमेंड किया जाता है। अदरवाइज अगर किसी को एबॉर्शन हो रहा है खास तौर से सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, है ना, तो वहां पे पोस्ट परपेरल इंसर्शन ये रिकमेंडेशन में नहीं आता है। तो बेस्ट टाइम जो है आईयूडी के इंसर्शन की वो क्या है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 days ऑफ द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये सबसे बेस्ट टाइम है आईयूडी के इंसर्शन के लिए ना। इमीडिएट पोस्टमार्टम करते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि हाईएस्ट चांस ऑफ परफोरेशन, परफोरेशन का सबसे ज्यादा चांस और एक्सपल्जन का वो इमीडिएट पोस्टमार्टम इंसर्शन में होता है। अब आईयूडीज एज ए इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, क्या इनको यूज किया जा सकता है? जी, विद इन कब 72 तक? आवर्स। विद इन, देखिए विद इन 72 आवर्स, या जिसको जो ब्रांड नेम जो चला अनवांटेड 72, ये जो है ना पिल्स के लिए, है ना। इसको जो आईयूडीज को है ना 5 दिन, इसके लिए जो टाइम पीरियड ये ज्यादा है, आईयूडीज जो है अप टू 5 डेज
5 अगर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर किसी ने आईयूडी इंसर्शन कराया, तो वो एज ए इमरजेंसी कंट्रासेप्शन उसको माना जाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा ना। IUDs can be used as emergency contraception to prevent pregnancy up to 5 days after unprotected sexual intercourse, है ना। अप टू 5 डेज, 5 दिन तक, 72 घंटे नहीं, अप टू 5 डेज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ना। या फिर दूसरी वजह ये भी हो सकती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल, या फिर कोई दूसरा प्रोटेक्टिव मेजर था जो ड्यूरिंग क्वाइटस जो है वो फेल हो गया, लाइक बैरियर मेथड में वेजाइनल स्पॉन्ज था, मेल या फीमेल कंडोम से, ये क्या हो गए, ये फेल हो गए उस वक्त ड्यूरिंग क्वाइटस। तो अब एज ए सेकेंडरी मेजर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के तौर पे इसको आईयूडीज को यूज किया जा सकता है कितने दिनों के अंदर, अप टू 5 डेज। अब ये है कि ओसीपीज और आईयूडीज में कौन बेटर है, ओसीपीज और आईयूडीज में एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन विच वन इज बेटर। तो ये जो आईयूडीज होती है इनको माना जाता है कि ये ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू ओसीपीज। Insertion of a copper T as an emergency contraception is more than 99% effective and more effective than emergency contraceptive pills। यानी जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आइदर ओसीपीज हो या पीओपी हो, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल हो, तो इनसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो कॉपर टी का इंसर्शन है, यानी आईयूडी का इंसर्शन जो है इनसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। और इसका जो गैप है वो भी ज्यादा दिया गया, 5 दिन तक का है। लेकिन अभी एक चीज और है, जब आगे हम इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज आप पढ़ेंगे कि कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस क्या होगी, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस, तो वहां पे ओसीपी आती है। बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो आईयूडीज है। थोड़ा सा देखिएगा वेरिएशन है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, आईयूडीज है, लेकिन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस क्या है, वो ओसीपीज है, ओरल कंबाइंड पिल्स की है। अब यहाँ पे शेल्फ लाइफ देखिएगा ना, सॉरी थोड़ा सा ये दो चीजें हैं इनके बारे में देख लीजिए, फिर शेल्फ लाइफ और उनका कॉमन एसोसिएशन जो होता है साइड इफेक्ट से वो देखिए। इसमें ये एक ग्रेफनबर्ग रिंग है, एक प्रोजेस्टा सर्ट है ना। इनको देखिए, ग्रेफनबर्ग रिंग क्या है, फर्स्ट जनरेशन थी नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडी जिसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन। और इस ग्रेफनबर्ग रिंग को बनाया किसने था, नाम में ही है इसके, ठीक, अर्श ग्रेफनबर्ग, जर्मन था ये, इसी ने इसको सबसे पहले जो है ये बनाया था ना। ग्रेफनबर्ग फर्स्ट जनरेशन नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडी है, और ये एक राउंड राउंडेड फॉर्म में होती है। और इसको माना जाता है कि जो ग्रेफनबर्ग रिंग है ना, इट वाज द प्रिकर्सर फॉर ऑल आईयूडीज, यानी इसी के बाद जो और जितनी भी इसमें फिर और चेंजेस आए, नए नए और बने, इससे बेहतर बनते चलेगा, बट इट वाज द प्रिकर्सर, जहां से शुरुआत हुई, इट वाज द प्रिकर्सर। तो प्रिकर्सर फॉर आईयूडीज क्या था, ग्रेफनबर्ग रिंग थी जो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज में आती थी ना। सिल्वर वायर की एक फ्लेक्सिबल रिंग थी जिसको एज ए बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज किया जाता था, इट वाज द प्रिकर्सर टू द आईयूडी ना। सबसे पहले जो है यही बनी थी, इसी को इंसर्ट किया गया था इन वुमेन्स यूट्रस, उसके बाद फिर आगे अलग अलग शेप एंड साइज की आईयूडीज बनना शुरू हुई। तो जो फर्स्ट बनी थी जो ग्रेफनबर्ग रिंग है वो कुछ इस तरीके की थी ना, फर्स्ट जनरेशन नाम। अब इसका मैं पूछूं ग्रेफनबर्ग रिंग का शेल्फ लाइफ क्या होती है, कब तक हम इसे यूज कर सकते हैं, किसी को पता है इसकी शेल्फ लाइफ यानी वैलिडिटी, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं ना, वैलिडिटी कितनी है इसमें। ये चीज पड़ी है, नॉन मेडिकेटेड है, कोई मेडिकेशन नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कुछ भी नहीं, इनर्ट है। तो जब कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो फिर इसको ये एक्सपायर कब होगी, एक्सपायर नहीं होती, लाइफ लॉन्ग इसको यूज किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ जो बोलते हैं वो लाइफ लॉन्ग बोलते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज जितनी भी हैं, नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडीज जो भी हैं, उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। अब दूसरा जो है प्रोजेस्टेरा सर्ट, प्रोजेस्टेरा सर्ट क्या, इट इज ए थर्ड जनरेशन आईयूडी, इट इज ए
थर्ड जनरेशन आईओडी मेडिकेटेड या बायो एक्टिव आईओडी की हम थर्ड जनरेशन जो होता है वो क्या, वो मेडिकेटेड ही तो है। और प्रोजेस्ट्रासर्ट में क्या रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन। देखिए दो थर्ड जनरेशन में जो कॉमनली यूज होती है, एक तो LNG-20 जिसको हम मिरेना कहते हैं, और दूसरा प्रोजेस्ट्रासर्ट। इसमें जो फर्क है, ये जो LNG-20 है ये सिंथेटिक स्ट्राइड को रिलीज करता है। क्या? सिंथेटिक स्ट्राइड। और ये जो प्रोजेस्ट्रासर्ट है ये नेचुरल हार्मोन को रिलीज करता है। किसको? नेचुरल हार्मोन को। दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। LNG-20 मिरेना जो है ये सिंथेटिक, जिसको हम कह रहे हैं सिंथेटिक स्ट्राइड को ये रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो ये नेचुरल हार्मोन को रिलीज कराता है। एंड प्रोजेस्टेरोन वाज द फर्स्ट हार्मोनल यूट्राइन डिवाइस डेवलप्ड इन 1976। सबसे पहली जो हार्मोनल यूट्राइन डिवाइस यानी जो आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी जो बनी थी वो प्रोजेस्टेरोन ही बनी थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन वाज द फर्स्ट हार्मोनल यूट्राइन डिवाइस, डेवलप कब हुई? 1976 की। भले भूल जाइए कि 1976 में बनी थी, बट पहली बनी थी, ये जरूर याद रखना। टी शेप होती है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है ये कैसी है? टी शेप है, और इसमें क्या है, कितना मिलीग्राम इसमें प्रोजेस्टेरॉन है? 38 मिलीग्राम। कितना है? 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन है इसमें, प्रोजेस्टेरोन में ना। इसमें रिजर्वायर क्या, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ पे है? जो वर्टिकल स्टेम है, ये वाला जो पार्ट होता है, तो ये जो है ये वर्टिकल स्टेम है, ठीक है। तो इसी में सिलिकॉन ट्यूब होती है, सिलिकॉन ऑयल के साथ, उसी में जो है ये प्रोजेस्टेरॉन जो है फील्ड अप होता है, जो ये वर्टिकल स्टेम है इसमें। और रेट ऑफ हार्मोनल रिलीज, किस रेट से हार्मोन जो है वो रिलीज होता है? 65 माइक्रोग्राम पर डे। ये मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज। 65 माइक्रोग्राम पर डे, उस हिसाब से इसकी जो शेल्फ लाइफ बनती है वो 1.5 ईयर्स यानी 1 से 1.5 साल के बीच बनती है। बट यूजुअली जो है हम मानते हैं जनरल प्रैक्टिस में कि प्रोजेस्टेरोन को आइडियली जो है हर 1 साल के बाद जो है रिप्लेस कर देना चाहिए। शेल्फ लाइफ जो है, भले यहाँ पे 1 से 1.5 साल दिया है, लेकिन जनरल प्रैक्टिस में इसको 1 साल ही मान के चलते हैं कि एवरी ईयर इसको रिप्लेस करना चाहिए प्रोजेस्टेरोन को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखिए ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली क्या करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको क्या करेगा ये? उसको सेक्रेटरी बनाता है। हाँ, उसको ठीक करेगा ना, ठीक करेगा। तो सर्वाइकल म्यूकस ठीक होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी वो भी इंटरफेयर होगी। स्पर्म जो है वो बहुत ज्यादा मोटाइल नहीं रहेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी पे भी इसका असर पड़ता है। सर्वाइकल म्यूकस को ठीक करेगा, तो उसकी वजह से दूसरा जो यूट्राइन लाइनिंग, यूट्राइन लाइनिंग जब ठीक होती है तो जो पीरियाडिक शेडिंग होती है यूट्रस की वो ना होके, बल्कि इमेच्योर, या यूं कह लीजिए कि अभी वो यूट्रस जो है उसकी जो लाइनिंग है वो मेच्योर ना हो पाई, उससे पहले ही उसकी शेडिंग होना शुरू हो जाती है ना। तो ये सारा जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और एडवांटेज क्या है प्रोजेस्टेरोन के? दिस इज द आईयूडी विद लोवेस्ट एक्सपल्जन रेट। अब ये देखिएगा ये तीनों लाइन ना, आईयूडी विद लोवेस्ट एक्सपल्जन रेट, आईयूडी विद लोवेस्ट रिमूवल रेट। इसका एक्सपल्जन भी बहुत कम है, इसका रिमूवल भी बहुत कम है। एंड लेजर चांसेस ऑफ डिस्मेनोरिया एंड मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन हाँ इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है इस प्रोजेस्टेरोन का, या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। हाईएस्ट रेट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी 9 फोल्ड हाइयर है इन कंपैरिजन टू अदर आईयूडीज। जितनी भी आईयूडीज है यूज हो रही है प्रैक्टिस में है, उनसे 9 गुना ज्यादा खतरा जो है प्रोजेस्टेरोन के यूज से है कि इससे इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है ना। दूसरी चीज, एक्सपेंसिव भी है, नेचुरल हार्मोन है, एंड इट रिक्वायर्स ईयरली रिप्लेसमेंट। हर साल इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है ना। एंड इसका फेलियर रेट या पर्ल इंडेक्स जो हम कहते हैं 2% पर ईयर है ना, इसका जो है वो फेलियर रेट जो है वो 2% है ईयरली यूज के बेसिस पे।
एडवांटेज क्या था, लोवेस्ट एक्सपल्जन रेट है, लोवेस्ट रिमूवल रेट है, ये दो चीज इसके सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसका सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके अलावा एक्सपेंसिव भी है और ईयरली हर साल इसको रिप्लेस करना है। और उसी ईयरली रिप्लेसमेंट की वजह से जो है ये और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अब आइए शेल्फ लाइफ, आईयूडीज की शेल्फ लाइफ कितनी होती है। नॉर्मली जो कॉपर आईयूडीज है, इन जनरल इन जनरल जो कॉपर कंटेनिंग आईयूडीज जितनी भी है, तो उनकी एक एवरेज शेल्फ लाइफ या अप्रूव्ड ईयर ऑफ यूज जिसको हम कहते हैं एवरेज शेल्फ लाइफ कितनी होती है, वो निकाल के दी गई कि जो कॉपर आईयूडीज है अराउंड जो है इनकी एवरेज शेल्फ लाइफ जो है वो 3 to 5 ईयर्स होती है। कितना होती है? 3 to 5 ईयर, 3 से 5 साल होती है कॉपर आईयूडीज की। प्रोजेस्टेरोन अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ के गए हैं, वन ईयरली ईयर। रिप्लेसमेंट है, ईयरली रिप्लेसमेंट है, तो इसका जो शेल्फ लाइफ है वो 1 ही साल है ना, प्रोजेस्टेरोन का। एंड कॉपर T200 इसका जो है 4 साल है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 4 साल है। देखिए यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एज ए जनरल पूरी जितनी भी कॉपर आयोडीन तो उनका एवरेज टाइम निकाला गया भाई है ना। कॉपर आयोडीन ये जो है ये इनकी जनरल शेल्फ लाइफ एक ऐसे होल जितनी भी आयोडीन यूज होती हैं तो इनकी एवरेज निकाल। अब इसमें अलग अलग कॉपर आयोडीन की अलग अलग दी है ना। प्रोजेस्टेरोन 1 साल इसकी शेल्फ लाइफ है, कॉपर T200 इसकी कितनी है, 4 साल है। एंड अगेन नोवा टी की जो है वो 5 ईयर। नोवा टी के बारे में कोई खास बात बताइए कि ये अलग क्यों है, बाकी और कॉपर टी से नोवा टी को थोड़ा सा अलग माना जाता है। अभी बताओ, नोवा टी में जो इसका जो कोर होता है, कोर यानी ये जो है ना ये पूरा कोर है समझ लीजिए, तो इसका जो कोर बना होता है वो सिल्वर का होता है। ये जो कोर है ये किसके बने होते हैं, सिल्वर के। नोवा टी में ये अलग से एक चीज है। और सिल्वर भी एंटी स्पर्म उसका एक्शन होता है सिल्वर का भी ना, तो इसके डबल बेनिफिट्स होते हैं। तो इसकी जो कोर होती है नोवा टी में, जो कोर होती है वो सिल्वर की बनी होती है, उसके जो है कॉपर वायर को जो है वाइंड किया जाता है, यानी उससे लपेटा हुआ होता है कॉपर वायर। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। नोवा टी की शेल्फ लाइफ जो है वो 5 साल की होती है। अब एलएनजी आईयूडी यानी मिरेना, मिरेना का जो शेल्फ लाइफ है वो अराउंड 7 to 10 ईयर्स है। कितना? 7 to 10 ईयर्स। एंड कॉपर T380A इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है सबसे ज्यादा होती है 10 ईयर्स। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कितनी है, 10 ईयर्स है। और लिप्स लूप की कितनी होगी? लाइफ लॉन्ग। लाइफ टाइम, ये है लाइफ लॉन्ग इसकी शेल्फ लाइफ है, ठीक। फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज का तो ये है शेल्फ लाइफ। अब एक चीज और है, कुछ आईयूडीज है जिनके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स है ना, मतलब साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन जो कर लीजिए। लाइक अभी हमने प्रोजेक्टर सर्ट में पढ़ा था क्या था कि लोवेस्ट एक्सपल्जन रेट है लेकिन हाईएस्ट चांसेस ऑफ एटोपिक इक्टोपिक। प्रेगनेंसीज। हाँ ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये उसके एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स हैं हर आईयूडी के अपने, तो उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। लाइक लिप्स लूप है ना, लिप्स लूप फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है, शेल्फ लाइफ जो है इसकी लाइफ लॉन्ग है। शेल्फ लाइफ क्या है इसकी, लाइफ लॉन्ग है। लेकिन अब देखिए इसमें एक है प्रेगनेंसी रेट, यानी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी जो हो रही है। प्रेगनेंसी रेट का मतलब क्या है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। रिमूवल रेट यानी उसको रिमूव कर रहे हैं। और एक्सपल्जन रेट जो स्पॉन्टेनियस एक्सपेल्ड आउट हो जाए अपने आप उससे निकल जाए ना। तो लिप्स लूप का जो प्रेगनेंसी रेट है ईयरली वो 3% है। कितना है? 3% है लिप्स लूप का। और इसका रिमूवल रेट जो है वो 12 to 60%। 12 to 60% फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है ना। और क्योंकि फर्स्ट जनरेशन आईयूडी जो भी थी वो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में जो उनका साइज होता था वो सबसे ज्यादा था, दे आर ऑफ बिगर साइजेस ना। उसकी वजह से भी रिमूवल रेट और एक्सपल्जन रेट जो है फर्स्ट जनरेशन का वो हमेशा हाईएस्ट में ही आएगा। लिप्स लूप है इसका एक्सपल्जन रेट जो है वो 12 to 15% है। 12 to 15% है, ठीक। एंड कॉपर T7 इसका जो प्रेगनेंसी रेट है ये भी अराउंड 3% है। कितना है, लगभग
3% है, लेकिन एक्सपल्जन रेट कम है इन कंपैरिजन टू लिफ्ट लूप, सिर्फ और सिर्फ 6% है। और रिमूवल रेट 11% है। ठीक। कॉपर टी 200, इसका भी जो प्रेगनेंसी रेट है वो सेम 3%, लेकिन एक्सपल्जन रेट इसका थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉपर टी 7। इसका जो है एक्सपल्जन रेट जो है वो 8% है ना, 8% है। और सॉरी, रिमूवल रेट जो है इसका 8% और एक्सपल्जन रेट जो है वो लगभग लगभग बराबर है कॉपर टी 7 के, 11%। अब कॉपर टी 380 ए, इसका जो प्रेगनेंसी रेट है, इसका जो प्रेगनेंसी रेट है वो 0.5 टू 0.8%। 0.5 टू 0.8% कॉपर टी 380 का जो प्रेगनेंसी रेट है। एक्सपल्जन रेट इसका कितना है, ये भी कम है, 5% है। बट इस सॉरी रिमूवल, ये जो है 5% जो है ये रिमूवल रेट है। एक्सपल्जन रेट जो है इसका ज्यादा है, 14% के करीब ना, 14% इसका एक्सपल्जन रेट है। प्रोजेस्ट्रा सर्ट, प्रोजेस्ट्रा सर्ट का जो प्रेगनेंसी रेट है वो 1.5%, 1.5%। और इसका एक्सपल्जन रेट, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा, मैंने एक्सपल्जन और रिमूवल को जस्ट एक दूसरे के अपोजिट कर दिया। वही बार बार मैं कह रहा हूँ, ये गलत क्यों हो रहा है ना। इसको देखिएगा फिर से थोड़ा सा आप लोग, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो गया ना, रिमूवल रेट और एक्सपल्जन रेट। तो लिप्स लूप का जो एक्सपल्जन रेट है वो 12 to 60%, इधर का उधर हो गया। लिप्स लूप का जो एक्सपल्जन रेट है वो 12 to 60%, और रिमूवल रेट जो है वो 12 से 15% है ना, 12 to 15% है रिमूवल रेट। कॉपर टी 7 का जो एक्सपल्जन रेट है वो 6% है, 6% इसका एक्सपल्जन रेट है। और रिमूवल रेट जो है वो 11% है। और 11% ही रिमूवल रेट किसका है, कॉपर टी 200 का है। कॉपर टी 200 का भी रिमूवल रेट जो है वो 11% है, लेकिन इसका एक्सपल्जन रेट जो है वो 8% है। कितना है, 8%। एंड कॉपर टी 380 ए, इसका जो प्रेगनेंसी रेट है 0.5 टू 0.8% है, बट इसका जो एक्सपल्जन रेट है वो कितना है, 5% है। एक्सपल्जन रेट जो है वो 5% है। एंड 14% इसका रिमूवल रेट, 14% इसका रिमूवल रेट है। प्रोजेस्ट्रा सर्ट के प्रेगनेंसी रेट 1.5% है। ठीक। प्रोजेस्ट्रा सर्ट का जो प्रेगनेंसी रेट है, ये किसी का माइक आना प्लीज वो बंद कर ले, हाँ। 1.5% इसका प्रेगनेंसी रेट था। अब इसका जो एक्सपल्जन रेट है वो 3%, एक्सपल्जन रेट जो है वो 3% है। एंड 10% इसका जो है वो रिमूवल रेट है। एंड लियोनार्जेस्ट्रल यानी मिरेना, मिरेना का जो प्रेगनेंसी रेट है वो 0.2%, लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट इसका कितना है, 0.2%। एंड रिमूवल रेट इसका जो है वो 17%, रिमूवल रेट क्या है, 17% है। एंड एक्सपल्जन रेट जो है वो 6% है। अब ये आपके सामने पूरा ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे प्रेगनेंसी रेट है आईयूडीज का, कितना इसका प्रेगनेंसी रेट है, रिमूवल रेट क्या है इसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब इसके सामने रखते हुए अब आप बताइए हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट किसका है। आपके सामने है लिफ्ट प्रेगनेंसी लूप रेट, कॉपर टी 7। है ना। लिप्स लूप है, कॉपर टी 7 है, कॉपर सर टी बोर्ड 200 नजर है। नहीं आ रहा मुझे, मेरे पास वाईफाई प्रॉब्लम है। है ना। तो ये मान के चलते हैं कि जो लिप्स लूप है इसकी जो प्रेगनेंसी रेट है ये हाईएस्ट, बाकी ये जो कॉपर टी है ना ये लगभग लगभग 3% में आते हैं, पॉइंट्स में है तो इनको लगभग लगभग 3% बना दिया गया ना। तो जो हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट है वो आता है लिप्स लूप पे, है ना, हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट लिप्स लूप। अब लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट किसका LNG IUD। है ना,
एलएनजी आईयूडी या मिरेना जिसको हम कहते हैं, ठीक। एलएनजी आईयूडी का लोवेस्ट प्रेगनेंसी रेट है 0.2% है। अब हाईएस्ट एक्सपल्जन रेट फिर से देखिए, लिप्स लूप। लिप्स लूप का ही हाईएस्ट एक्सपल्जन रेट है। लोएस्ट एक्सपल्जन रेट किसका है? अभी हम प्रोजेस्टा प्रोजेस्ट सर्ट के बारे में पढ़ के आए ना, ठीक। प्रोजेस्टा सर्ट का लोवेस्ट एक्सपल्जन रेट है। हाईएस्ट रिमूवल रेट, सबसे ज्यादा रिमूव करने की जरूरत किसको पड़ रही है? लिप्स लूप। एलएनजी नो आईयूडी सर, देखिए, एलएनजी आईयूडी। एलएनजी आईयूडी हाईएस्ट रिमूवल रेट है। और लोवेस्ट रिमूवल रेट किसका है? प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक। ये सारे इससे क्वेश्चन बन गए, इनके साइड इफेक्ट से रिलेटेड, यानी कौन हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है। अब लिप्स लूप के बारे में देखिए थोड़ा सा। लिप्स लूप क्या है? अभी हम इसको पढ़ चुके हैं पूरा। लिप्स लूप जो है इनर्ट, या जिसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन ना, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ये वन लाइनर है। मिरेना क्या था? मिरेना क्या है? हार्मोन रिलीज थर्ड हार्मोन जनरेशन। थर्ड जनरेशन है ना, थर्ड जनरेशन आईयूडी है, यानी LNG-20। LNG-20 मिरेना थर्ड जनरेशन आईयूडी। प्रोजेस्ट्रा सर्ट जो है ये रिलीज करता है, इसका जो रिजर्वायर कितना है और रेट ऑफ रिलीज कितना है, कितना ये रिलीज करता है अभी? 65 ग्राम पर डे। ग्राम नहीं, उसमें 38 ग्राम का ही रिजर्वायर ही होता है। एमजी सॉरी। माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम ना, 65 माइक्रोग्राम पर डे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। इसका जो पूरा रिजर्वायर होता है वो 38 मिलीग्राम का होता है, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन सर्ट, अब प्रोजेस्टेरॉन सर्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 ईयर। 1 ईयर है, ठीक। कॉपर टी 380, अब इसमें 380 क्या है? 380 क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कॉपर। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कॉपर। सरफेस एरिया ऑफ कॉपर, और इसको डिनोट कैसे करेंगे? मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ये 380 यानी 380 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब कॉपर टी जो किस जनरेशन की है? इट इज सेकंड जनरेशन है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। ग्रेफनबर्ग रिंग, अब ये भी फर्स्ट जनरेशन या इनर्ट आईयूडी में आती है, इनर्ट आईयूडी है। हाँ, अब ये दो चीजें, मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी, दो चीजें आपके सामने, पेन और ब्लीडिंग। ब्लीडिंग। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी? पेन। पेन, है ना। पेन, पेन। पेन इज द मोस्ट पेन। कॉमन काज ऑफ रिमूवल, है ना। पेन जो है मोस्ट कॉमन काज है रिमूवल ऑफ आईयूडी का, बट सेकंड मेजर साइड इफेक्ट है आईयूडी इंसर्शन का। अब कॉमनेस्ट जो आईयूडी इंसर्शन का साइड इफेक्ट है वो क्या होगा? वो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वुमेन विद आईयूडी इज ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग जो है ये सेकंड कॉमनेस्ट काज है रिमूवल ऑफ आईयूडी का ना। आईयूडी को रिमूव करने का जो सेकंड कॉमनेस्ट काज है वो ब्लीडिंग है। अब देखिए, अगर किसी को ब्लीडिंग होती है ना जब आईयूडी को इंसर्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि हाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं, पहले उसको क्या करेंगे? रीअश्योर करेंगे। उसको क्या करना है? रीअश्योर करना है कि देखो 1 से 2 महीने में ब्लीडिंग जो है वो सबसाइड कर जाएगी। और जब तक क्या करते हैं, उसको आयरन टैबलेट देते हैं। आयरन टैबलेट्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग जो परसिस्टेंट करती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तब जाके उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद कोई अल्टरनेट दूसरा जो है कंट्रासेप्टिव उसको बता दिया जाता है।
आईयूडी इंसर्शन का बेस्ट टाइम क्या? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 days of menstrual 10 days period. आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। हाँ। अब ये लाइन है कि एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन आईयूडी को कब, कितने दिन के अंदर अंदर हम यूज 5 कर days. सकते हैं? अप टू 5 days. 5 days। हाँ, ये जरूर याद है, 72 दिन वाला यहाँ कंसेप्ट नहीं, वो ओसीपीज के लिए है और पीओपीज के लिए है। 72 आवर्स का। फर्स्ट हार्मोनल यूट्राइन डिवाइस, Proge- progesterone. Progesterone. प्रोजेस्टर Progesterone सर्ट। sperm. हाँ। एंड कॉपर टी 380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन, यानी कब इसको रिप्लेस करेंगे, कितने दिनों के यूज के बाद? 10 years. 10 ईयर्स। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 10 ईयर्स है। And ठीक। नोवा टी में क्या खास बात है अलग से? इसमें एक सिल्वर कोर होता है ना, जिसपे कॉपर वायर को बाइंड किया जाता है। ये एक सिल्वर कोर है। देखिए ये वन लाइनर कहने को मतलब तो ठीक है, चलिए वन लाइनर है। अभी रिसेंटली पेपर देखा आप लोगों ने, मेडिकल ऑफिसर वाला जो हुआ है? किसी ने नहीं देखा उस पेपर को? no उसमें sir. इस, उसमें इससे भी आसान दिया था यार, ये दिया था काबूस किसे कहते हैं, जागूत को कहते हैं, है ना। टेटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? क्लास्ट्रीडियम टेटनाई है ना। अब ये है कि उसी में दिया गया शहीका का पॉजिटिव एजेंट बताइए, बॉर्डेटेला परट्यूसिस। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के बाद ये था कि शहीका को और क्या कहा जाता है, 100 डे कब कहा जाता है, यही है ना। तो इसी जी तरीके सर. से मतलब उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि बस, लेकिन ये जितना ज्यादा आसान होता है लोगों की गलतियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। तो इजी को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी कभी कभी बहुत टफ बन जाते हैं लोगों के लिए। बहुत इजी था, इसमें कहीं पे कंसेप्ट नाम की चीज ही नहीं थी, बस जो रट्टा मार के चला गया उसका हो गया। खैर, अब यहाँ से ये तो हो गया आईयूडीज का, ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं जो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स है। कौन सी? हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स। अब हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स में दो तरीके से होते हैं, एक तो ओरल पिल्स आती हैं हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में, ओरल पिल्स आते हैं, दूसरा डिपो फार्मुलेशन। डिपो फार्मुलेशन का मतलब ये होता है ना, ऐसे प्रिपरेशन होते हैं बहुत स्लोली जो रिलीज होते हैं, धीरे धीरे जो अपने आप रिलीज होते रहते हैं। तो एक डिपो के माने होता है जखीरा, स्टोर। तो कहीं पे अगर उसको फिट कर दिया जाए, कहने मतलब समझिएगा इसको, अगर कहीं पे उसको एक जगह रख दिया जाए तो वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। तो 2 3 4 महीने के बाद जाके फिर दोबारा से उसको रखने की जरूरत पड़ेगी। तो डिपो फार्मुलेशन में यूजुअली जो है इम्प्लांट्स आते हैं, यूजुअली जो है वो इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स जो आते हैं उस तरीके के आते हैं, जो 2 महीने 3 महीने पे एक बार जो इम्प्लांट कर दिया जाता है, वो स्लोली जो है वो रिलीज करता रहता है हार्मोन्स को। तो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव जो है वो दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, एक तो ओरल पिल्स एंड दूसरा जो है डिपो फार्मुलेशन। ओरल पिल्स में क्या क्या आता है? एक तो ओसीपी आएगा ना, ओरल कंबाइंड पिल्स आएगा। सेकेंड चीज जो कॉमनली यूज होती है वो क्या है? Progesterone. पीओपी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। अब ये 2021 में खाली यही पूछ दिया था कि मिनी पिल किसे कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल को ही हम कहते हैं मिनी पिल। जिस साल मैंने पेपर दिया था उस वक्त यही आया था कि मिनी पिल किसे कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल को कहते हैं। ओरल पिल्स में ये भी आता है। इसके अलावा एक आता है पोस्ट क्वाइटल पिल। अब ये जो पोस्ट क्वाइटल पिल है ना, इसमें ओसीपी और पीओपी दोनों आते हैं, यानी एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्शन जिनको यूज किया जाता है। तो इसमें ओसीपीज और पीओपीज दोनों आते हैं। पोस्ट क्वाइटल पिल्स होती हैं, ये भी ओरल पिल्स में है। 1 से मंथ पिल एक आई थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, 1 से मंथ पिल। एंड एक पिल आई थी मेल्स के लिए, मेल पिल, बट इसको अब जा डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मेल पिल जो है किससे बनी थी? ये जो मेल पिल थी ये किससे बनी थी? गॉसिपॉल आयल। किससे बनी थी? गॉसिपॉल आयल ना। तो इसको यानी गॉसिपियम के प्लांट से। गॉसिपियम प्लांट कौन सा है?
पंबादाना का नाम सुना है? जी हाँ सर, है ना? संभालना। पंबादाना होता है ना, तो उसी को कहते हैं गॉसिपॉल, उसका बोटेनिकल नेम गॉसिपियम करके है पूरा। तो उसी का आयल था, उससे मेल पिल बने, और वो क्या करती थी, स्पर्म प्रोडक्शन को रोकती थी, ये जो मेल पिल थी। लेकिन जब इसको यूज कराया गया, जब इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, तो ये पाया गया कि इस पिल को डिसकंटिन्यू करने के बाद 20% मेल्स जो थे वो परमानेंट जो है वो स्टराइल हो गए। परमानेंटली मतलब स्पर्म प्रोडक्शन फिर दोबारा से शुरू ही नहीं हुआ। तो इसलिए मेल पिल्स जो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं थी, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको यूज नहीं किया। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि मेल किससे बनी, पंबादाना के आयल से। और इतना खतरनाक इसका एक्शन है ना, स्पर्म प्रोडक्ट। और यूनानी में क्या करते हैं, स्पर्म्स को इंक्रीज करने के लिए मार्जून पंबादाना दिया जाता है। फर्क क्या है, एज ए होल और वो रिफाइंड फॉर्म है ना, ये फर्क। मार्जून पंबादाना यूज करते हैं। एंड डिपो फार्मूलेशन में क्या क्या आता है, डिपो फार्मूलेशन में एक तो इंजेक्टेबल्स, एक बार इंजेक्ट कर दीजिए, 2 4 5 महीने तक ये चलता रहता है, स्लोली जो है ये रिलीज होता रहता है, इंजेक्टेबल्स है। सेकंड जो है ना, इम्प्लांट्स। यही दो कॉमनली डिपो फार्मूलेशन जो यूज होते हैं। इसके अलावा एक थर्ड है वजाइनल रिंग्स, बट ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं है। तो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ओरल पिल्स एंड डिपो फार्मूलेशन में। ये याद रखने की चीज है, जरूरी है। अब फर्दर आइए ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी ओरल में जो ओसीपीज है हम उनके बारे में थोड़ा, बस ओसीपीज ही देख के यहाँ पे खत्म करूंगे ना। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, अब ये माना जाता है कि अगर किसी भी फैमिली को, किसी भी मैरिड कपल को अगर दो चाइल्ड के बीच में स्पेस करना है, दो चाइल्ड के बीच में उसको स्पेसिंग करनी है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ओसीपीज का है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का है। हार्मोनल contraceptives when properly used are the most effective spacing method of contraception। अब ये जो ओरल पिल्स हैं, ये सबसे बेस्ट स्पेसिंग मेथड माना जाता है अगर दो चाइल्ड के बीच में गैप करना है तो, ओरल कंट्रासेप्टिव। अब इसमें क्या क्या होता है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या कंबाइंड ओसीपीज जो चलती हैं, इनमें क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, दो ही चीजें होती हैं। अब देखिए हम लोग जब इसको खासतौर से गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जब उनसे बात की जाएगी, स्ट्राइड की बात जब की जाएगी गायनिकोलॉजिस्ट से, वो गोनेडल स्ट्राइड्स की बात करते हैं, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। और जनरल प्रैक्टिस में जो मेडिसिन का आदमी है, उससे हम बात कर ले स्ट्राइड की, तो वो किस चीज को ध्यान में लाएगा, एड्रिनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को, उसके लिए वो स्ट्राइड है। और गायनिकोलॉजिस्ट के लिए जब स्ट्राइड होता है तो वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी उसको गोनेडल स्ट्राइड्स भी कहा जाता है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव बेसिकली क्या है, गोनेडल स्ट्राइड्स ही होते हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। अब ये देखिए इस तरीके से यूज होते हैं। सिंथेटिक एस्ट्रोजन में कॉमनली जो है दो सिंथेटिक एस्ट्रोजन है जो ओरल कंट्रासेप्टिव में यूज किए जाते हैं, अगर आपको नाम याद हो किसी को, एक तो इथाइनिल एस्ट्राडाइल। Right. ठीक, एक तो ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन में एक ये चीज है। दूसरा जो है इसमें मेस्ट्रेनोल। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो मेस्ट्रेनोल है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये बॉडी में पहुंचने के बाद लीवर में पहुंचेगा, और लीवर में जब इसका एक्टिव फॉर्म बनेगा, वो एक्टिव फॉर्म इसका बनता है इथाइनिल एस्ट्राडाइल, यानी जो इसका एक्टिव फॉर्म है वो यही है, मेस्ट्रेनॉल का भी। तो ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन था। अब सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, इसको फर्दर जो है इसकी कैटेगराइज की गई, तीन कैटेगरी में इसको लाते हैं, प्रेग्नेंस ना, एस्ट्रोन एंड गोनेंस, ये तीन कैटेगरी है। देखिए ये यहाँ पे अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि जो पीएसएम में दिया है वो थोड़ा अलग दिया है, और आप जब अपने ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा अलग होगा, उसको मान लीजिएगा, इसको भले मत मानिएगा। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया वो तीन तरीके से, प्रेग्नेंस है, एस्ट्रोन्स है एंड गोनेंस है।
वही है एक तरीके से जनरेशन वाइज जो मान के चलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो था, ऐसे ही इसको भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप में। प्रेग्नेंस थे, इसमें जो कॉमनली यूज होता था अब नहीं यूज होता प्रेग्नेंट, पहले जो है ये यूज होता था। मेजेस्ट्रॉल, प्रेग्नेंस जो है उसमें कॉमनली जो यूज होता था मेजेस्ट्रॉल यूज होता था। इसके अलावा मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। लेकिन अब प्रेग्नेंस को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। प्रेग्नेंस आर कॉमनली जो है ये जो ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है ओसीपीज, उनमें अब ये प्रेग्नेंस नहीं आते। सेकंड है स्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्स है ना, इनको कहा जाता है 19 नार टेस्टोस्टेरॉन्स, ठीक है, 19 नार टेस्टोस्टेरॉन इनको कहा जाता है। अब इसका जो कॉमनली जो इसमें यूज होते हैं नार एथिस्ट्रॉन, नार एथिस्ट्रॉन है। इसके अलावा इसी में एसीटेट जोड़ दीजिए और नार एथिस्ट्रॉन एसीटेट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्स में आता है। इथा इथाइनोडायल डाई एसीटेट, हाँ ठीक, ये स्ट्रॉन्स हैं ये कॉमन स्ट्रॉन्स है जो यूज होते थे ना। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये नीचे वाले जितने भी हैं और भी हैं कई नाम, तो ये जो है इनको सबसे पहले मेटाबोलाइज होना पड़ेगा किसमें, नार एथिस्ट्रोन में। ये इसका जो एक्टिव फॉर्म है, इसमें इसको मेटाबोलाइज होकर तब ये वर्क करता है। फिर आता है गोनेन्स, गोनेन्स जो है मोस्ट प्रेफरेबल है ना, गोनेन्स मोस्ट मोस्टली जो है यही यूज होता है। और इसमें जो सबसे कॉमनली यूज गोनेन है वो है लिवोनार्जेस्ट्रल। अब मैं आपको बताऊं, ये जो लियोनार्जेस्ट्रल है यहाँ पे गोनेन्स में दिया हुआ है, और जो ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक है ये जो लियोनार्जेस्ट्रल है वो स्ट्रॉन्स में आता है। और गोनेन्स में एक और चीज आती है जिसको कहते हैं हम डिजोजेस्ट्रल, वहां पे ये आता है। बट अब ये पीएसएम की चीज है तो पीएसएम से ही पढ़िए। लेकिन हाँ, इसकी क्लासिफिकेशन जो प्रोजेस्ट्रॉन की है वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको मान लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल मोस्ट फेवर्ड सबसे कॉमनली यूज ओसीपीज में लियोनार्जेस्ट्रल ही यूज होता है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। अब इनका फार्मूलेशन या प्रिपरेशन किस तरीके का होता है ये भी देखिएगा ना, ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन इस साल भी आया हुआ था। हर चीज मतलब किस तरीके की ये होती है। तो यूजुअली जो है जो ओसीपीज होती हैं, ओसीपीज मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक, 3 टाइप की कंबाइंड ओसीपीज होती हैं। पहली टाइप जो इसकी है वो मोनोफेजिक। अब नाम में ही मोनो लग गया, दैट मीन्स कि जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द साइकिल। मोनोफेजिक ओसीपी जो होती है ये एक सेम रेट पे, सेम रेट या सेम अमाउंट के लीजिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को एवरी डे डेली बेसिस पे रिलीज करती रहेगी ना। मोनोफेजिक ओसीपीज जो है सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेली, डेली ये रिलीज करती रहेगी। मोनोफेजिक ओसीपी जो है इसका जो रेट ऑफ डिलीवरी है वो सेम रहेगी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, ये मोनोफेजिक ओसीपी है। अब दूसरी आती है बाईफेजिक ओसीपी। बाईफेजिक का मतलब 2 फेज बनेगा, 2 फेज बनेगा है ना। जो पहला हाफ होता है साइकिल का, जो पहला हाफ होता है साइकिल का, उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेंट होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कम रिलीज होता है। यानी प्रोजेस्टेरॉन का जो रेट है रिलीज का वो इन कंपैरिजन टू एस्ट्रोजन जो है वो कम होता है, लो होता है फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में।
प्रोजेस्ट्रिन जो होता है वो लो होता है फर्स्ट हाफ तक, एंड सेकेंड हाफ में ये जो प्रोजेस्ट्रिन का अमाउंट है ये इंक्रीज हो जाता है ना। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है बाईफेजिक ओसीटीज। क्यों? क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज जो है वो बढ़ जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में, और फर्स्ट हाफ में प्रोजेस्टेरॉन का जो रिलीज होता है वो कम होता है। थर्ड जो है ट्राईफेजिक। अब देखिए ट्राईफेजिक में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है बाई की जगह ट्राई लग गया, यानी इसमें वेरिएशन कितना है, 3 टाइम्स, 3 अलग अलग डोज में ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होंगे ना। इसमें प्रोजेस्टिन जो है प्रोजेस्टेरॉन का खास तौर से जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द साइकिल ये चेंज होता रहेगा। फर्स्ट 7 डेज कुछ रहेगा, सेकंड 7 डेज कुछ रहेगा, लास्ट के 7 डेज कुछ और रहेगा। तो अलग अलग फेजेज में 3 फेज बनते हैं, तीनों फेज में जो है अलग अलग अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज होगा वो ट्राईफेजिक ओसीटी है। बाईफेजिक में क्या है, 2 फेज बनता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल एंड सेकंड हाफ। और जो मोनोफेजिक है इसमें सेम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है ये रिलीज होंगे। ठीक, ये चीज हो गई। अब यहीं पे एक चीज और, जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है ओसीटीज का, ओसीटीज का स्टैंडर्ड प्रिपरेशन यानी कौन सी डोज में मार्केट में ये आती है। इनिशियली शुरू में जो है बहुत हायर डोज में इसमें एस्ट्रोजन आता था। एस्ट्रोजन जो है शुरू में अराउंड 100 माइक्रोग्राम की डोज में आता था, लेकिन बाद में ये पाया गया कि एस्ट्रोजन की वजह से ही जो है कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं जो ओसीटीज का यूज कर रही हैं फीमेल्स। तो फिर इनकी डोज को धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज किया जाने लगा और एक स्टैंडर्ड डोज बन के आई। तो स्टैंडर्ड डोज ओसीपी उसको बोला जाता है। इट इज स्टैंडर्ड डोज ओसीपी। अब इसमें जो एस्ट्रोजन का जो कंटेंट है इथाइनिल एस्ट्राडाइल, ये कितना होता है ये जानने के लिए तो 0.05 मिलीग्राम। इसको माइक्रोग्राम में अगर आप चेंज करेंगे तो ये 50 माइक्रोग्राम। जो स्टैंडर्ड डोज ओसीपीज होती हैं इसमें एस्ट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो 50 माइक्रोग्राम होता है या 0.05 मिलीग्राम, इसी को आप कह लीजिए। दूसरा आता है लो डोज ओसीपी, लो डोज ओसीपी। अब इसमें जो एस्ट्रोजन का अमाउंट है इथाइनिल एस्ट्राडाइल का जो अमाउंट है वो 0.03 टू 0.35 मिलीग्राम। अब इसको आप माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करिए तो 30 टू 35 माइक्रोग्राम में ये कन्वर्ट हो गई, यानी इसमें एस्ट्रोजन का अमाउंट कितना है, 30 से 35 माइक्रोग्राम का है। एंड एक वेरी लो डोज, थर्ड जो है वो वेरी लो डोज ओसीपी। ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है सब, अलग अलग प्रिपरेशन ये। इसमें जो एस्ट्रोजन है ये बहुत कम होता है, अराउंड 0.02 मिलीग्राम होता है, यानी 20 माइक्रोग्राम के करीब होता है ना, 20 माइक्रोग्राम। और करेंटली जो मार्केट में जो ये अलग अलग ब्रांड से जो ओसीपीज मिल रहे हैं उनमें जो एस्ट्रोजन ये जो लो डोज ओसीपीज है यही जो है मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा अवेलेबल है, इसी को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इससे इसके यूज से जो है एस्ट्रोजन अगर ज्यादा रहेगा, एस्ट्रोजन अगर ज्यादा रहेगा तो ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट उसका है, एथेरोस्क्लेरोसिस का है, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स को वो बढ़ा देता है, और इवन जो है एमआई के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो अगर हाई एस्ट्रोजन कंटेंट का कोई ओसीपी यूज कर रहा है। तो ये जो लो डोज ओसीपी है ये मार्केट में यही इस वक्त सबसे ज्यादा यूज अवेलेबल है ना, 30 से 35 माइक्रोग्राम की। इवन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सप्लाई करती है फ्री ऑफ कास्ट में माला एन और सब्सिडी में माला डी, उसमें भी यही लो डोज ओसीपी का प्रिपरेशन जो है यही यूज होता है ना। देखिएगा माला एन इथाइनिल एस्ट्राडाइल कितना है, 0.03 मिलीग्राम यानी 30 माइक्रोग्राम। और नार्जेस्ट्रल प्रोजेस्टिन का अमाउंट कितना है, 150 माइक्रोग्राम ना। नार्जेस्ट्रल यानी प्रोजेस्ट्रॉन कंपोनेंट जो है वो कितना 0.15 मिलीग्राम 150 माइक्रोग्राम तक होता है माला एन में। और माला डी जो है उसमें भी सेम है, इथाइनिल एस्ट्राडाइल और नार्जेस्ट्रल का अमाउंट सेम। फर्क क्या है, माला एन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फ्री ऑफ कास्ट सप्लाई करती है,
फ्री ऑफ कास्ट। सप्लाई कौन करता है इसको, मतलब एलिजिबल कपल्स तक पहुंचाता कौन है, आशाएं, है ना, आशा, ये लोग पहुंचाते हैं। और ये जो माला डी है ये सब्सिडी अमाउंट में मिलता है 3 रुपए में, माला डी को दिया जाता है। माला डी में ये जो ओसीपी जो यूज होती है, इसमें टोटल जो है, इसका वो देखिए, 11 वाइट टैबलेट है और 7 जो है वो ब्राउन कलर की, ब्राउन कोटेड टैबलेट्स होती है। 21 जो है वो व्हाइट कलर की है और 7 जो है वो ब्राउन कोटेड है। टोटल 28 टैबलेट्स इसमें होती हैं। अब स्टार्ट कब करते हैं, इसको कैसे शुरू करना है ना। तो इसको जो है, अब ओरल है तो ओरली ही देंगे। 21 दिनों तक कंटिन्यू जो ये व्हाइट टैबलेट्स हैं इनको देते हैं कंटिन्यू। और शुरू कब करते हैं, ऑन द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये चीज। 5th डे पे इसको शुरू किया जाएगा और कंटिन्यूअसली 21 डेज तक इसको कंज्यूम करना है डेली। कंज्यूम कैसे करना है, एक फिक्स टाइम होनी चाहिए, डेली उसी टाइम पे इसको कंज्यूम करना है, फिक्स टाइम है डेली। और ये प्रेफरेबल टाइम जो दिया जाता है बिफोर गोइंग टू बेड, यानी सोने से जस्ट पहले डेली उसी टाइम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचएस में यानी नाइट टाइम, किसी भी एक टाइम को जो फिक्स कर ले उसी टाइम डेली कंज्यूम करना है। अब सपोज दैट कुछ ऐसा हुआ कि दोपहर में कोई कोई लेडी थी, वो दोपहर में, आफ्टरनून वो कंज्यूम करती थी, वो भूल गई और उसे शाम में याद आया कि वो एक टैबलेट तो वो भूल गई। अब क्या करना है, तो जैसे ही उसे याद आए कि वो एक टैबलेट भूल गई है, शाम में 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, फौरन वो उसको कंज्यूम कर ले और अगले दिन फिर से जो उसकी फिक्स टाइम थी उसी टाइम पे फिर उस टैबलेट को वो ले ले, है ना। ये इस तरीके। अब मान लीजिए उसको अगले दिन तक याद ही नहीं आया, ये भी तो एक चीज हो सकती है कि भूल गए, उसे याद ही नहीं आया, फिर क्या करना है। एक दिन में 2 टैबलेट ले ली। हाँ, ये है ना। तो इस तरीके से इसको करते हैं। अब 21 डेज तक कंटिन्यूअस जो है ये दे दी गई। अब जैसे ही इसको विड्रा किया जाए 21 दिनों के बाद, अब क्या है, ये जो सातों टैबलेट है ये इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, फेरस फ्यूमेरेट, आयरन के ये टैबलेट होते हैं। तो जैसे ही ये, प्लेसिबो। हाँ, ये आयरन के टैबलेट है, प्लेसिबो नहीं है, दीज आर आयरन टैबलेट्स, दीज आर आयरन टैबलेट्स। ये जो 7 गोलियां हैं ब्राउन कलर की, ये आयरन टैबलेट है। तो 21 दिन देने के बाद तो जैसे ही इसको विड्रा किया जाता है, यानी अब आयरन टैबलेट देना शुरू करते हैं, तो फौरन जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यूजुअली जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो क्योंकि टैबलेट को विड्रा करने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो इस ब्लीडिंग को विड्रॉल ब्लीडिंग कहा जाता है। इसको कहा जाता है विथड्रॉल ब्लीडिंग। और इसी ब्लीडिंग को, यानी जो ब्लड लॉस हो रहा है, इसी को कंपनसेट करने के लिए ये आयरन की टैबलेट्स ऑलरेडी जो है 7 दिन तक यूज कराई जाती है और नेक्स्ट साइकिल फिर स्टार्ट होती है, फिर वही सेम कहानी, है ना। इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अगर मान लीजिए पहली टैबलेट में, ये जो पहला पूरा कोर्स है 28 दिनों का, इसको यूज करने के बावजूद भी अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, तब क्या करना है, फिर से 1 हफ्ते का वेट करके फिर से यूज कराना है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई पहली बार में, तो 1 हफ्ते का उसको वेट करा के फिर से ये स्टार्ट कराएंगे, सेम प्रोसीजर जैसे चल रहा था। और सेकंड में विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर पहले में नहीं हुई तो सेकंड में विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी, ये फिक्स है। तो ये इस तरीके से है। अब प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल यानी पीओपी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल यानी पीओपी, जिसको कहा जाता है मिनी पिल एंड माइक्रो पिल। मिनी पिल एंड माइक्रोपिल भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन है। और थ्रू आउट द साइकिल स्मॉल डोज में प्रोजेस्ट्रॉन को जो है कंटिन्यूअसली दिया जाता है। और जो कॉमनली यूज प्रोजेस्ट्रॉन है वो कौन से हैं, नॉरेथिस्ट्रोन एंड लिवोनॉर्जेस्ट्रल।
यही जो कॉमनली यूज प्रोजेस्टेरॉन है ना। लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज या यूं कह लीजिए कि बहुत प्रेफरेबल ये नहीं है। पीओपीज जो है बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि जो साइकिल कंट्रोल है वो इसका बहुत पुअर है। इसका जो साइकिल कंट्रोल है वो बहुत पुअर है। दूसरे जो प्रेगनेंसी रेट भी इसमें ज्यादा है। इसको यूज करने के बाद भी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स को। लेकिन हाँ, इसको कुछ लोगों के लिए ये कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस भी बन गए, खास तौर से जो ओल्डर वुमेन है। ओल्डर वुमेन, इनके लिए कंबाइंड ओसीपीज की जगह पे पीओपी जो है वो ज्यादा बेटर है। क्यों? यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट या कह लीजिए कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है बहुत ज्यादा है ओल्डर वुमेन में। ऐसे में अगर एस्ट्रोजन इनको दिया जाएगा हाई अमाउंट में, तो एमआई हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्योंकि ओल्ड एज में होती है वो, और फ्लेयर अप हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। तो ऐसे में ओल्डर वुमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीओपी है, वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू ओसीपी, ओरल कंबाइंड पिल्स की। इसके अलावा यंगर वुमेन में भी इसको दे सकते हैं, खास तौर से उन वुमेन्स में जो जिन पे ज्यादा रिस्क फैक्टर किसका, नियोप्लेजिया होने का, यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में नियोप्लेजिया है, और ये भी इंक्रीज रिस्क है किसका, नियोप्लेजिया का, किसी भी वुमेन को। तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीओपी दी जाएगी, और दूसरी ओसीपी नहीं उनको एडवाइस की जाएगी। के लिए पीओपी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब ओरल पिल्स का यहीं पे इसको फिनिश कर देंगे ना। इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे रहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है कंबाइंड ओरल, पहले कंबाइंड ओसीपीज का देखिएगा। कंबाइंड ओसीपीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। तो जो ये ओसीपीज होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो ये कंपोनेंट होता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली जो है ना, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से ना, जो किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है, तो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है पिट्यूटरी से, उसको ये ब्लॉक कर देता है, पहली चीज। अब जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं, LH और FSH। एलएचएस LH और एंड, FSH। हाँ सॉरी, एलएच का ना, लुटिनाइजिंग हार्मोन, एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन है जो जीएनआरएच है। अब अगर मान लीजिए कि ये इनका कंसंट्रेशन कम है, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का कंसंट्रेशन कम है, तो एलएच पीक नहीं होगा। और जब एलएच पीक नहीं होगा, एलएच की पीकिंग नहीं होगी, और वो सस्टेन नहीं करेगा 12 से 14 घंटे तक, तो ओवुलेशन होगा, नहीं होगा बिना एलएच पीक के। पहले एलएच सर्ज करता है, उसके बाद एलएच पीक होता है। एलएच पीक यानी जब अपने पीक पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पहुंच जाए, तो उसको वहां पे सस्टेन करना होता है 12 से 14 घंटे तक, तब जाके कहीं पे ओवुलेशन होता है। तो अगर एलएच पीक होगा ही नहीं, तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। और जब एफएसएच नहीं होगा, एफएसएच नहीं बढ़ेगा, ओवुलेशन के बाद फिर क्या होता है, अब जो है फोलिकल्स का जब मैचुरेशन नहीं होगा, फिर फोलिकल्स जो है वो मैच्योर नहीं होंगे, अगर एफएसएच का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा तो, है ना। तो फोलिकल्स जब मैच्योर नहीं होंगे, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता ना, ओवम रिलीज ही नहीं होगा, ओवम रिलीज ही नहीं होगा। तो ये दोनों हार्मोन जो है बहुत जरूरी है। और बेसिकली जो ये कंबाइंड ओसीपीज है, इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को ये ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली इसका क्या हुआ, प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन।
जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन निकल के आया वो प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन, किसका? कंबाइंड ओसीपी, इसका कंबाइंड ओसीपी इसका। अब पीओपी का देखिए, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, पीओपी। अगर मान लीजिए प्रोजेस्टेरॉन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये क्या काम करता है? जैसे सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल जब हम नेचुरल मेथड पढ़ रहे थे, सर्वाइकल म्यूकस मेथड या बिलिंग्स मेथड, तो दो तरीके से हमने वहां पे जैसे सर्वाइकल म्यूकस को चेक किया जाता था, एक स्पिन बार्किट फिनोमेना आ रहा था, एक टैगिंग फिनोमेना आ रहा था ना, टैग। तो जो टैग बन रहा था वो क्यों बन रहा था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना। टैग में क्या होता था? जो सर्वाइकल म्यूकस हुआ है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता था, स्कैंटी हो जाता था, और इजिली जो है वो ब्रेक कर जाता था स्ट्रेच करने पे, यानी जो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी थी वो खत्म हो जाती थी, इलास्टिसिटी भी आप कह सकते हैं, उसका लॉस हो जाता था, और उसका जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती थी, बहुत थिक हो जाता था। दैट इज कॉल्ड एज टैग। और टैग क्यों हो रहा था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो रहा था। तो पीओपी बेसिकली क्या करती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोजेस्टेरॉन ही है। तो ये सर्वाइकल म्यूकस को ये क्या करेगी? थिक एंड स्कैंटी। जब सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो अब बताइए स्पर्म जो है वो पेनेट्रेट करेगा, यानी ऊपर की तरफ असेंड कर पाएगा? No, sir. कैपेसिटेशन उसका नहीं होगा, इट इनहिबिट्स स्पर्म पेनेट्रेशन। ठीक, एक तो ये चीज हो गई, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा थिक हो गया तो स्पर्म की मोटिलिटी पे असर आएगा, है ना। दूसरे इसका एक और इफेक्ट है प्रोजेस्टेरॉन का। वो क्या करता है? जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, इनकी जो मोटिलिटी होती है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक रिदमिक मूवमेंट उसमें होता रहता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उनकी जो मोटिलिटी है उसको भी ये डिले करता है या इनिबिट कर देता है, ट्यूबल मोटिलिटी को भी ये ब्लॉक करता है। तो अगर ट्यूबल मोटिलिटी को ब्लॉक कर रहा है, दैट मीन्स कि जब ओवम जो रिलीज हो रहा है, ओवम जो रिलीज हो रहा है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ट्यूबल मोटिलिटी अगर ब्लॉक है, दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम वो भी ब्लॉक होगा। ये भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। अब ओवम आ नहीं रहा है, स्पर्म जो है ऊपर असेंड नहीं कर पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस बनता है? नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो पीओपी का जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जब जो बात निकल के आई वो क्या निकल के आई? प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। भाई ये ओवम ब्लॉक है, ये ट्रांसपोर्ट हो नहीं पा रहा है वहां से, ट्यूब से, और स्पर्म जो है ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, असेंड नहीं कर पा रहा है ड्यू टू थिक सर्वाइकल म्यूकस। तो जब दोनों मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पीओपी का निकल के आया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दो इनके मोड ऑफ एक्शन है, कंबाइंड ओसीपीज और पीओपी। बाकी ये सारी चीजें हो सकता है आप भूल भी जाइएगा, कोई मसला नहीं। बट जो ये प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये नहीं भूलना है, ये जरूर याद रखना है ना। कंबाइंड ओसीपीज कैसे काम करते हैं? ओवुलेशन को ये प्रिवेंट